Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। तो आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है जो कि अपना टारगेट रहेगा एसजीपीजीआई के एग्जाम पे। साथ ही साथ में अपने जो क्वेश्चंस है वो पीजीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो नोट सेट 2023 है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, लाइक टॉपिक्स वगैरह हम चूज करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक पीजीआई को लेके और एसजीपीजीआई को लेके दोनों के लिए हमने क्या स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने अपने ऑफिशियल ऐप पे। ऐप का नाम क्या है? आरएनसीसी। ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो ऐप डाउनलोड करके अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं। हमने उसको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में रखा है ताकि हर स्टूडेंट जो है उसको बाय कर सके। ओके, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सके। ओके, थ्योरी वगैरह सब लोग पढ़ते हैं, बट थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे जब आप मेन एग्जाम दोगे तब। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो कि अपना रहेगा पैटर्न रहेगा सेम जो प्रीवियस क्लासेस अपने लेते आए हैं। आरएमएल के लिए, एसजीपीजीआई के लिए अपने शुरू कर दिया, तो पैटर्न वही रहेगा। ओके, पढ़ाने का शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू। अपना फर्स्ट एमसीक्यू है द क्लासिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर। ओके, ऐसा क्लासिकल सब्सटेंस जो क्या कर रहा है? पेन की सेंसिटिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाय एनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन। साथ साथ में वो ब्रेडिकाइनिन भी क्या कर रहा है? उसको एनहेंस कर रहा है पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो अपने बेसिकली पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है या फिर सेंसिटिविटी ऑफ पेन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास में है एंडोर्फिन्स, नोसिसेप्टर, एनसेपेलिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन सा जो अपना आंसर है वो क्या करेगा? पेन को बढ़ाता है, पेन प्रोवोकिंग है, इफेक्ट है उसका। ठीक है, तो क्या रहेगा अपना करेक्ट इस क्वेश्चन का एमसीक्यू? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये यहाँ पे क्या करते हैं? पेन को जो है वो सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? पेन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझने से पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं ब्रेडिकाइनिन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ब्रेडिकाइनिन क्या होता है? ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? ये करता है, प्रोवोक करता है सबसे पहले तो, प्लस रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है, साथ साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, तो अब जब ये और इस ब्रेडिकाइनिन का क्या रोल है? ये क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है और साथ साथ में इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी को भी ये क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है? एडिमा। तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल कब इंक्रीज होता है? जब हमारी बॉडी में क्या होती है? इंजरी होती है या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ब्रेडिकाइनिन ने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को इसने बूस्टअप कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये क्या करेगा? जो जिस लोकलाइज एरिया में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा है वहां पे ये क्या करेगा? रेडनेस कर देगा, रेडनेस कोज करेगा। एंड वहां पे ये क्या करेगा? स्वेलिंग कोज करेगा। स्वेलिंग क्यों कोज करेगा? क्योंकि ये भी क्या करता है? वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जब वेस्कुलर परमीबियर परमीबियर मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्लूइड का इधर उधर जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जाना, तो स्वेलिंग हो जाएगी यहाँ पे। साथ साथ में क्या होगा? पेशेंट को क्या होता है? पेन होता है। पेन के साथ साथ में क्या होगा? फीवर भी देखने को मिलती है पेशेंट में। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और आपको देखने को मिल रहा है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स भी इंपॉर्टेंट है। एंडोर्फिन्स क्या करता है? इसका क्या इफेक्ट होता है? ये एनाल्जेसिक इफेक्ट रहता है इसका। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट रहता है इसका। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है? डिक्रीज करता है किसको? पेन को। ठीक है, तो एंडोर्फिन्स एक दूसरे के, प्रोस्टाग्लैंडिन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एंडोर्फिन्स कैसा इफेक्ट देते हैं? एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। और देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? एनसेफेलिन। तो एनसेफेलिन भी कैसा सिमिलर इफेक्ट होता है इसका भी, एंडोर्फिन्स के जैसे इसका इफेक्ट होता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर बी, नोसिसेप्टर।
तो नोसिसेप्टर्स क्या करते हैं? तो नोसिसेप्टर्स क्या है? एक तरीके के पेन को ये क्या करते हैं? परसेप्शन करते हैं। ठीक है, पेन को यहाँ पे असेस का सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये पेरिफेरी सेंसरी नर्वस सिस्टम जो अपना प्रेजेंट रहता है, वहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। पेरिफेरी उसके अंदर भी कहाँ पे? स्किन में। ठीक है, स्किन में नोसिसेप्टर जो है वो पेन परसेप्शन में हेल्प करता है। और ये क्या हेल्प करता है देखो, और ये करता है एक तो टेम्परेचर को असेस करने में, पेन को असेस करने में, और अगर स्किन में इंजरी वगैरह हुई है तो वहां पे उसको असेस करने में भी ये हेल्प करता है नोसिसेप्टर। ठीक है, तो पेन प्रेशर साथ साथ में टच अगर कर रहे हैं अपन किसी हैंड को, तो उसका जो नर्व से अपने को पता लगता है ब्रेन में, तो ये भी कौन हेल्प करता है? नोसिसेप्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए साथ साथ में, और डायरेक्ट इनको भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कोल्ड। सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा के हम क्यों क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? मिक्सेडिमा, पिटिंग एडिमा, एनासार्का, या फिर डिपेंडेंट एडिमा। तो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा किसको कहेंगे अपन? तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर जाएगा, आपने गेस कर लिया होगा, तो अपन अपने आंसर पे जाते हैं। अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन एनासार का बोलते हैं किसको? सीवियर और जनरलाइज एडिमा, मतलब फुल बॉडी के अंदर यहाँ पे एडिमा देखने को मिल रहा है। देखिए, एडिमा दो प्रकार का होता है। एक होता है लोकलाइज्ड, जो कि एक ही स्पेशल एरिया के अंदर बॉडी में प्रेजेंट रहता है। दूसरा क्या होता है? जनरलाइज्ड, जो कि वॉल बॉडी को यहाँ पे कवर करता है। ठीक है, वॉल बॉडी के एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे कवर हो जाते हैं, वो होता है जनरलाइज। तो इसको हमने क्या बोल दिया? और जनरलाइज में भी सीवियर जनरलाइज क्या होता है? एनासार का। ठीक है, तो एनासार का क्या मतलब हो गया? अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे तो आपको वो दे सकता है कि आपसे पूछे कि भाई इसका क्या मतलब है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, एक तरीका का एडिमा ही होता है, बट ये जनरलाइज्ड होता है और सीवियर एक तरीके की ये क्या है? एडिमा की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सीवियरली एडिमा हो रहा है, यहाँ पे पूरी बॉडी में देखने को मिलता है, तो हमने क्या बोला? एनासार का। और देखिए, एडिमा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पिटिंग एडिमा, दूसरा क्या होता है? नॉन पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा में क्या होता है? जब अपन ये नॉर्मल अपनी स्किन है और स्किन के ऊपर हमने क्या किया? प्रेशर अराइज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्किन वगैरह इसी कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या, ये कौन सा हो गया? पिटिंग एडिमा। और नॉन पिटिंग के ऊपर अपन जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस जो स्किन है वो वैसी ही रहती है, यहाँ पे पिटिंग नहीं होती है। ठीक है, अपनी उंगली है वो यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर पाती है स्किन को, तो ये मतलब नॉन पिटिंग एडिमा हो गया। तो ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट हो गया। और डिपेंडेंट एडिमा किसी भी लोकलाइज जगह पे यहाँ पे एडिमा हो रहा है, उसको डिपेंडेंट एडिमा। साथ में देखिए, एक टर्म आपको और देखने को मिली है, मिक्सेडिमा। तो मैक्सेडिमा क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडिमा का टाइप नहीं है। मैक्सेडिमा की कंडीशन में क्या होता है? दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉम्प्लिकेशन बोल दो, या फिर बोल दो सीवियर सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब जब हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट नहीं हो पाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? आगे जाके वो और एग्रेसिव हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सेडिमा। तो मैक्सेडिमा के अंदर किस प्रकार का एडिमा देखने को मिलता है? ठीक है, इसके अंदर भी एडिमा होता है, बट केवल मैक्सेडिमा से अपन को नहीं समझना है कि हाँ ये जनरलाइज एडिमा हो सकता होगा। बट मैक्सेडिमा के अंदर किस प्रकार का एडिमा देखने को मिलता है? यहाँ पे पेशेंट की जो पूरी बॉडी है वो थिक देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे नॉन पिटिंग वाला एडिमा इस पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से पेशेंट में? हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो कन्वर्ट होता है अपना मैक्सेडिमा के अंदर। फिर यहाँ पे थिकिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा जो है वो देखने को मिलता है। बाकी के साइन सिम्टम अपने वही हाइपोथायरॉयडिज्म वाले, लाइक क्या हो जाएगा पेशेंट के अंदर? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एंड कोल्ड इंटॉलरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ठंड से उसको प्रॉब्लम होगी। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है?
बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ जाती है तो वहाँ पे वेट लॉस देखने को मिलता है, बॉडी पोस्चर थिन देखने को मिलता है, यहाँ पे लार्ज बॉडी देखने को मिलती है, मतलब वेट गेन देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे डायरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो दोनों चीजों को साथ साथ में पढ़ते हुए जाना आपको मेमोराइज करने के लिए ईजी होगा, ठीक है। तो अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ड्रग कौन सी देते हैं, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपन ड्रग देते हैं लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, ध्यान रखना लीवोथायरोक्सिन अपन देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और लीवोथायरोक्सिन के अंदर क्या होता है, T4 T3 ये सब चीजें लीवोथायरोक्सिन के अंदर देखने को मिलती है। साथ साथ में इसको मिक्सिडीमा क्यों बोला, मिक्सिडीमा की एक और क्या होता है, सबसे पहले तो ये सारे साम सिम्टम तो हो गए, इसके साथ में और क्या चीज देखने को मिलेगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक पावर देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मेंटल स्टेटस जो है वो पेशेंट का वो भी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब पेशेंट मैक्सिडीमा के अंदर कन्वर्ट तो उसका मेंटल स्टेटस भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता उसका, ओके। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। जैसी जनरलाइज एडिमा किसको बोला हमने, एना सार्का को। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंस दैट डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन एंड cause एन causes एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पेन के ट्रांसमिशन में, और क्या कर रहा है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के अंदर भी वो कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, एंडोर्फिन्स, सब्सटेंस पी, हिस्टामिन, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अभी हमने इसका बारे में पढ़ा था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स को हमने क्या बोला, कैसा इफेक्ट रहता है इसका, एनाल्जेसिक का इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। एंडोर्फिन्स कैसे रहते हैं, एनाल्जेसिक, तो क्या करेंगे ये डिक्रीज कर देंगे पेन के ट्रांसमिशन को। इसी के साथ ही एक होता है, देखो सब आपको दिया गया हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या होता है, सबसे पहले इससे क्या क्वेश्चन बनता है हिस्टामिन से, कि इसका रिलीज कहाँ से होता है। ध्यान में रखना है हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से, ठीक है। मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज होता है। इसी के साथ में हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन क्या करता है, देखिए वेजो का ये क्या कर देगा, डायलेशन कर देगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, प्लस यहाँ पे क्या कर देगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ये भी क्या करता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, तो एडिमा कोज कर सकता है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन को तो क्या है, ये क्या करता है, पेन को ये एग्रीवेट करने में हेल्प करता है, पेन बढ़ा देता है, रेडनेस कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, एंड वहाँ की जगह कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, गर्म यहाँ पे फील होगा आपको। इसके बाद में देखिए एक सब्सटेंस पी, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सब्सटेंस पी क्या होता है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है सब्सटेंस पी, ठीक है। तो ये भी कैसे एक्ट करता है, जैसे हमने पढ़ा था नोसिसेप्टर के बारे में, हमने जैसे पढ़ा था, तो वो क्या करते हैं, पेन, टच, सेंसेशन, प्रेशर का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। वैसे ही सब्सटेंस पी का भी रोल होता है, और साथ साथ में ये भी क्या करते हैं, ये भी पेन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लाइक जहाँ पे लोकलाइज पेन वगैरह होता है तो सब्सटेंस पी भी उसको बढ़ाने में काम आता है, ओके। और दूसरा ये मोस्ट, अगर आपको पूछ ले सब्सटेंस पी का ज्यादा वर्क कहाँ देखने को मिलता है, तो जीआई सिस्टम में इसका ज्यादा वर्क देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन कौन कर देगा, एंडोर्फिन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड नॉन एज, ठीक है। किसी भी वुंड से अगर थिक येलो ड्रेनेज बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या कहा है। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या है, सेरस स्विंगिसनेस, सेंगिसनेस, पुरुलेंट एंड सेरस। तो देखिए सारे क्वेश्चंस जो हम लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर और यहाँ पे अपने सेशन के अंदर, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए रहते हैं। कोई एग्जाम जिपमेर में आया हुआ है, तो कोई एम्स में पूछा गया है, कोई प्रीवियसली एसजीपीजीआई में पूछा गया है, कोई पीजीआई में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे यहाँ से। साथ साथ में करंट जो एग्जाम है उसकी तो होगी, बाकी के एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये टॉपिक। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन सबसे, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपके रिवीजन में हेल्प हो जाए। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है थिक येलो ड्रेनेज, तो थिक येलो ड्रेनेज ये इसको हम क्या कहते हैं, पुरुलेंट, ठीक है। थिक येलो ड्रेनेज मीन्स क्या हो गया, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया, पस एक्यूमुलेशन हुआ है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, वो कैसा है, पुरुलेंट। पुरुलेंट मीन्स पस का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो देखिए जब वुंड की यहाँ पे
इन्फ्लामेटरी स्टेज अपन बात करेंगे कब आगे अभी नेक्स्ट एमसीक्यू में। तो देखिए जब वुंड की इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है तो वहां पे क्या होता है, फ्लूइड का फ्लूइड आउट होते हैं कुछ यहाँ पे वुंड से, ठीक है, लोकलाइज्ड फ्लूइड आउट होते हैं वुंड से। इन फ्लूइड्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्सुडेट, ठीक है। इन फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। मींस क्या हो गया, फ्लूइड फ्रॉम इन्फ्लामेटरी एडिमा, ठीक है। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, एडिमा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये भी अपन पढ़ेंगे जब अपन इन्फ्लामेटरी स्टेज पढ़ाऊंगा आगे क्वेश्चन में मैं। तो इन्फ्लामेटरी स्टेज के अंदर अगर फ्लूइड का एक बाहर आपको देखने को मिल रहा है तो इसको अपन बोलते हैं एक्सुडेट। तो कुछ टाइप्स होते हैं एक्सुडेट के, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइप बात कर लेते हैं अपन, सेरस। तो सेरस वाला जो फ्लूइड है वो कैसा देखने को मिलता है, ये एकदम कैसा होता है, वाटरी लाइक, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरी लाइक होता है। और ये जो है वो माइनर इंजरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड वन में भी क्या देखने को मिलता है, फाइब्रिनस। फाइब्रिनस अगर एक्सुडेट निकल रहा है तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिन का काफी रोल होता है, फिब्रिन कोलेजन वगैरह मिलके वुंड को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट वगैरह ये सब काम करते हैं। तो फिब्रिनस फ्लूइड आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड वन क्या हो सकता है, पुरुलेंट। पुरुलेंट के अंदर तो आपने बात की ही थी, तो ये कैसा होता है, क्रीमी व्हाइटिश यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्रीमी व्हाइट क्यों रहता है, अगर आपसे क्वेश्चन आप में पूछ लिया एग्जामिनर ने कि पुरुलेंट जो है वो उसका फ्लूइड है वो क्यों निकलता है, क्रीमी व्हाइट कलर का क्यों होता है, ड्यू टू डेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ध्यान में रहना चाहिए अपने को, पुरुलेंट निकल रहा है किसी वुंड से तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है वो डेड हो चुकी है, वो बाद में क्या हो रहा है वहाँ पे क्रीमी व्हाइटिश कलर की निकलता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया सेंगिसनेस। तो सेंगिसनियस जो है वो फ्लूइड ये कैसा होता है, तो ये एक प्रकार का फ्रेश ब्लड रहता है इसके अंदर, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में पूछे कि सेंगिसनेस फ्लूइड आपको फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो इसमें क्या होता है, फ्रेश ब्लड होता है, जो कि कहां से निकल रहा होता है, जो भी वुंड वगैरह डीप होते हैं तो डीप वुंड में सेंगिसनेस फ्लूइड देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए इसके आगे अगर हमने नाम सेरस लगा दिया तो सेरस मीन्स क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट वाटरी प्लस फ्रेश ब्लड। अगर तो इसके अंदर कैसा फ्लूइड देखने को मिलेगा, पिंकिश फ्लूइड, ठीक है, पिंकिश फ्लूइड प्लस वाटरी, ठीक है। तो पानी अगर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश फ्लूइड हो जाएगा। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेरस स्विंगेनियस फ्लूइड बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजेस इज कॉल्ड, ठीक है। अगर किसी सर्जिकल वुंड के एजेस में क्या हो रही है, ओपनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वुंड एविसरेशन, वुंड रेप्चर, वुंड अप्रोक्सीमेशन या फिर वुंड डेहिसेंस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे एजेस से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है सर्जिकल वुंड की, तो ये क्या हो गया, वुंड डेहिसेंस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, वुंड डेहिसेंस। तो देखिए सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन दो चीज पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज वुंड एविशरेशन एंड सेकंड वन इज वुंड डेहिसेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस ये होगी एंड सेकंड प्रोसेस ये होगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वुंड डेहिसेंस की। तो वुंड डेहिसेंस के अंदर क्या होता है, जो अपने यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सर्जरी के बाद में क्या सूचर कर दिया, सूचर करने के बाद में यहाँ पे जो सूचर जो है वो एज से, यहाँ पे क्या देखने को मिले, एज से, लाइक ये अपना वुंड है, इसके हमने क्या कर दिया, सूचर कर दिया। तो यहाँ पे एज से क्या देखने को मिलेगा आपको, ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस ओपनिंग को यहाँ पे क्या बोल दिया आपने, वुंड डेहिसेंस। यहाँ पे सूचर जो है वो टूट गए हैं या फिर सूचर्स का यहाँ पे क्या देखने को मिल गया है, डिसरप्शन हो गया है सूचर्स का, तो इसको हमने क्या बोला, वुंड डेहिसेंस। ये हमेशा एजेज से शुरू होते हैं, ठीक है। ये इनका क्यों होता है, अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, टाइट सूचर कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो है वो सूचर्स वगैरह ब्रेक हो सकते हैं, तो आगे जाकर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस में ये चीज पड़ते हैं। इसके बाद जब सूचर्स टूट गए हैं तो इससे क्या देखने को मिलेगा, वुंड एविशरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोट्रूड ऑर्गन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर आपको
प्रोट्रूड दिखाई देते हैं, ठीक है। बट ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशन किसकी होती है? ये होती है एब्डोमिनल सर्जरीज की, ठीक है। तो एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर ये अपन वुंड डेहिसेंस एंड वुंड एविस्ट्रेशन की कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, तो ये दो चीज हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वुंड डेहिसेंस, क्योंकि क्या बोला है, केवल और केवल ओपनिंग हो रही है। अगर प्रोट्रूशन होता तो हम क्या बोलते हैं? एविस्ट्रेशन। देखिए आप इन चीजों को समझने के लिए आप समझ सकते हो, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से मतलब एक्सपेल आउट, ठीक है। आप याद रखने के लिए आप रख सकते हैं ई से एक्सपेल आउट, एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल ओपनिंग हो रही है, तो ये वुंड डेहिसेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू कॉल्ड, ठीक है। आपसे पूछा है डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन, पुरुलेंट मींस पस का फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिला है, इन्फेक्शन की कंडीशन है। और डिफ्यूज का मतलब क्या है? ये एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है, ये आसपास की जगहों को कंप्लीटली यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू, कोई भी टिश्यू का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, कैसा वो देखने को मिल रहा है? पुरुलेंट देखने को मिल रहा है, साथ साथ में उसका डिफ्यूज भी मिल रहा है। डिफ्यूज मतलब साथ साथ में कंप्लीटली पूरी लेयर्स के अंदर फैल रहा है, तो उस टिश्यू की पूरी लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन फैल रहा है, तो इसको हमने क्या कहा? ऑप्शन ए हमारा है सेलुलाइटिस, बी है एब्सेसेस, सी है अल्सर्स एंड डी है बॉइल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब स्किन में हो जाता है, वो क्या करता है? डिफ्यूज रहता है, ठीक है, एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहकर उसका डिफ्यूज रहता है। वो डिफ्यूज मींस उसके सराउंडिंग सारी लेयर्स के अंदर वो फैल जाता है, तो इसको हमने क्या बोला? सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस के अंदर यहाँ पे स्किन कैसी देखने को मिलेगी? तो स्किन सबसे पहले तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो तो रेड देखने को मिलेगी, साथ साथ में स्किन कैसी हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, स्किन के अंदर क्या होगा? पेन होगा, एंड पेन के साथ साथ में स्किन जो है वो वार्मथ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया अपना सेलुलाइटिस। अब सेलुलाइटिस क्या है कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मोस्ट कॉमन इस बात करते हैं अपन स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और इसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो इसके मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको स्प्रेड करवाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि स्किन के ऊपर हमारे बहुत सारे नॉर्मल फ्लोराज बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर वो हमारे डीप टिश्यू में पहुंच जाए तो आगे जाके वो कंडीशन प्रॉब्लम की कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलुलाइटिस। अब यहाँ पे देखिए एक एब्सेस और यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो देखिए अगर एब्सेस जो होता है, एब्सेस कहाँ होता है? ये हमेशा लोकलाइज्ड टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर डिफ्यूज की जगह आपको दे दे लोकलाइज्ड पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू इज नोन एज एब्सेस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए अल्सर्स, अल्सर्स क्या हो सकते हैं? अल्सर्स मींस ब्लिस्टर का फॉर्मेशंस वगैरह होना, आप प्रेशर अल्सर्स पढ़ोगे, आप डेक्यूबिटस अल्सर हो गया, ठीक है। तो एंड बर्न के बाद में अल्सर्स होते हैं, तो ये सब चीज वो अल्सरेशन होता है। उसके हमें देखिए यहाँ पे एक टर्म और देखने को मिली है, बॉइल्स, ये भी एग्जाम में आई हुई है। बॉइल्स किसको कहते हैं? बॉइल्स किसको कहते हैं? हेयर्स के जो फॉलिकल होते हैं, हेयर्स फॉलिकल्स के अंदर इन्फेक्शन होना, इसकी वजह से ये भी कौन करवाता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो अगर हेयर्स फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, इसको हमने क्या कहा? बॉइल्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना करेक्ट हो गया, अपना आंसर क्या जाएगा? सेलुलाइटिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर, ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी फेज होती है वुंड हीलिंग की, तो ये कब तक रहती है? ऑप्शन हमारा क्या है? 1 ईयर तक रहती है, 1 to 4 डेज तक रहती है, 5 to 20 डेज तक रहती है, या फिर 21 to एंड पूरे आगे जो मंथ चल रहा होता है तब तक, ठीक है। तो बात अपने को किसकी करनी है? केवल और केवल इन्फ्लामेटरी फेज की करनी है, ठीक है। वुंड हीलिंग की और भी स्टेज होती है, बट यहाँ पे क्या पूछा है? कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या पूछा है? केवल इन्फ्लामेटरी फेज की टाइम ड्यूरेशन पूछा है कि लंबा कब तक जा सकता है वो, ठीक है, एंड शुरू कब से होके कितना टाइम तक जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर रहेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज है वो जनरली 5 to 20 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है। इसके बाद में और भी स्टेज होती है, रिमॉडलिंग स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज होती है, रिपेयरिंग रीजनरेशन स्टेज होती है, प्रोलिफेरेटिव स्टेज होती है, ठीक है, होम्योस्टेसिस की स्टेज होती है। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी अपन क्या डिस्कस करते हैं, इन्फ्लामेटरी फेज की। तो देखिए इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या हो गया, इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना रहता है, 5 to 20 डेज का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसका 5 to 20 डेज का इसका नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, तो एक अब इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है किसी भी जगह का, लाइक सबसे पहले क्या हो गया, वहां पे इंजरी हो गई किसी भी एक बॉडी पार्ट में। इंजरी होने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को पता है, ब्लड को रोकने के लिए वहां की जो वेसल्स में क्या देखने को मिलता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला। अब जब ब्लड वगैरह वहां पे रुक चुका है, अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के बाद में क्या मिला, हमारे अपने अभी हमने क्या पढ़ा था, अपनी बॉडी में क्या होता है, हिस्टामिन्स होते हैं एंड साइटोकाइनिन्स होते हैं एंड क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, अभी ये क्या करेंगे, वेस्कुलर परमिबिलिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा दी तो ये क्या हो गया, वेजो डायलेशन भी करवाएंगे ये। ठीक है, तो वेसो डायलेशन हुआ किसी वेसल्स का, और वहां पे क्या हो रहा है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन एंड वार्म। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसके, इन्फ्लामेटरी फेज के। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में हिस्टामिन, जो साइटोकाइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन हमने पढ़े थे, ये क्या करते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, वेजो डायलेशन की वजह से क्या देखने को मिल गया, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब स्वेलिंग देखने के बाद में क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग के बाद अभी अपने प्रीवियस एमसीक्यू में क्या पढ़ा था, एक्सुडेट। यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर एक्सुडेट देखने को मिलते हैं। तो अपन ने एक्सुडेट के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे पेन भी होता है। एक्सुडेट में बात की थी अपन ने, सेरस की बात की थी, फाइब्रिनस एक्सुडेट की बात की थी, पुरुलेंट की बात की थी। ठीक है, तो एंड हेमेटोजिनस हेमरेजिक एक्सुडेट की बात की थी। तो ये कुछ प्रकार के एक्सुडेट होते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस हो गई। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्या आता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हुआ यहाँ पे, ये ल्यूकोसाइटोसिस क्या करता है, ये क्या करता है, सेलुलर डेब्रिस की प्रोसेस यहाँ से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वुंड के इन्फ्लेमेशन के अंदर वहां पे जो भी डेब्रिस वगैरह कलेक्ट हुई है, तो वहां पे ल्यूकोसाइटोसिस की मदद से वो क्या हो जाएगा, सेलुलर डेब्रिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी स्टेज, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लामेटरी फेज हो गई। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेज कौन सी आती है, इसके बाद में सेकेंड स्टेज कौन सी आती है, अब वुंड हीलिंग की स्टेज भी अपन शॉर्टली में देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज कौन सी आती है, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, रिपेयर एंड रीजनरेशन की स्टेज होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोलिफेरेटिव। ठीक है, यहाँ पे नए टिश्यू बनते हैं, तो नए टिश्यू बने मतलब क्या हो गया, न्यू कोलेजन फाइबर्स बनते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स जब न्यू बनते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्कार। तो स्कार फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, वुंड हीलिंग की, तो ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में या फिर रिपेयर एंड रीजनरेशन वाली फेज में स्कार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो लास्ट वन स्टेज होती है वो कौन सी होती है, रीमॉडलिंग स्टेज। ठीक है, रीमॉडलिंग बोल दो या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन स्टेज। ठीक है, अपन में अपन फॉर नॉलेज समझने के लिए अपने को बता रहा हूँ कि इनका अपन इजी वे में अपन इसको रीमॉडलिंग बोल सकते हैं, इजी वे में इसको अपन मैच्योरेशन बोल सकते हैं, या फिर इजी वे में रिपेयरिंग स्टेज किसको बोलेंगे, तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो रीमॉडलिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये स्कार फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका यहाँ पे ये शेप वगैरह जो है वो कंप्लीटली पहले वाली शेप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलेजन जो फाइबर थे वो फर्स्ट से कन्वर्ट होके यहाँ पे थर्ड में कन्वर्ट होते हैं। थर्ड में कन्वर्ट मतलब उसका रीमॉडल्ड हो जाता है और अच्छे तरीके से बेटर जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये होती है कुछ अपनी वुंड हीलिंग की स्टेज। अपने बात कौन सी कर ली थी, इन्फ्लामेटरी फेज की कर ली थी, रिपेयर रीजनरेशन की बात कर ली थी, साथ में अपने किसकी बात कर ली, रीमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन की भी हमने बात कर ली। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग इज अरेंज्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर क्या थी,
अपन ने क्या पढ़ा था, फेजेस पढ़ी थी वुंड हीलिंग की, ठीक है। तो वो समझने के लिए मैंने वहाँ पे आपको नाम बताया था, रिमॉडलिंग फेज, रिपेयरिंग फेज, ठीक है। अभी उनके एक्चुअल नाम अपने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लामेटरी फेज में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन भी वहाँ पे देखने से, जो डायलेशन भी देखने को मिलता है, उसके बाद में रिपेयर होते हैं, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। वो था फोन नॉलेज समझने के लिए। अभी एक्चुअल फेज की आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर कि उनको अपन कहते हैं क्या, साथ साथ में वो भी समझ लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन्फ्लामेटरी फेज, जो वुंड हीलिंग की स्टेज कैसी है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एम्स जैसे एग्जाम भी इस क्वेश्चन को पूछता है। तो अच्छे से समझ लेते हैं। अपन ने समझ तो लिया पहले, अभी उसका अपन ने एक वो स्टैंडर्ड नेम्स उनका देख लेते हैं, स्टेज क्या क्या है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, इन्फ्लामेटरी फेज, हीमोस्टेसिस, रिकंस्ट्रक्शन या फिर मैच्योरेशन फेज। ऑप्शन बी हीमोस्टेसिस, रिकंस्ट्रक्शन, मैच्योरेशन एंड इन्फ्लामेटरी फेज। ऑप्शन सी हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेटरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन, मैच्योरेशन या फिर हीमोस्टेसिस, मैच्योरेशन, इन्फ्लामेटरी फेज या फिर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये एक तरीके की फर्स्ट फेज से लास्ट फेज की तरफ अपन को आना है और अपने का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब कभी भी इंजरी होती है, सबसे पहले वहां पे क्या होता है, हीमोस्टेसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, ये क्या करवाता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। मींस हीमोस्टेसिस क्या करता है, मतलब संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर इंजरी हो रही है तो वहां पे क्या करवा देगा, कोज कोगुलेशन, कोगुलेशन की कोज करवा देगा वहां पे। इसके बाद में कोगुलेशन हो गया तो अब क्या है वहां पे, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह बढ़ा है तो वहां पे इन्फ्लामेटरी फेज शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो भी डेब्रिस यहाँ पे हमने भी देखा था, ल्यूकोसाइट जो होती है वो डेब्रिस को रिमूव करने में काम आती है। तो डेब्रिस रिमूवल यहाँ पे कौन सी स्टेज में शुरू होता है, इन्फ्लामेटरी फेज में। इसके बाद में जब डेब्रिस वगैरह सब चीज रिमूव हो गई है तो अभी ये वो अभी जो आपने स्ट्रक्चर था वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो रिपेयरिंग स्टेज बोल दो या फिर रिकंस्ट्रक्शन बोल दो या फिर प्रोलिफरेटिव बोल दो। तो इसके अंदर क्या होता है, फिल, जो भी यहाँ पे जो गैप था टिश्यूज के अंदर वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाता है। और जो कवर अप, अगर देखो इस रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि अपन को जब काम वापस अच्छे से करना होता है तो अपन उसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं। तो ये एकदम प्रॉपर मैनर वे में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने लाइक टिश्यू इस स्टेज, टिश्यू की स्टेज ये है, लाइक टिश्यू ऐसा है। और जो कॉन्सेप्ट जो अपन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हो सकता है टिश्यू को हमने इस तरीके से हमने कवर अप किया हो इन सेल्स ने। तो अब मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, इस टिश्यू को वापस से ऐसा बनाने के लिए अपन हेल्प करते हैं, मतलब इसको हमने क्या बोल दिया, रीमॉडलिंग स्टेज, ठीक है। मैच्योरेशन या फिर रीमॉडलिंग स्टेज। तो इसी के साथ अपना ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हील ट्रीटिंग लेशरेशन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट के अंदर लेशरेशन हुआ है, लेशरेशन का मतलब क्या होता है, डीप यहाँ पे क्या लग गया, उसके कट लग गया, स्किन वहां पे जो है वो कट ऑफ हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या रहेगा। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, इलेवेट द बॉडी पार्ट, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट या फिर अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, ठीक है। ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर कर सकते हैं अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सबसे पहला अपना क्या होना चाहिए, इलेवेट द बॉडी पार्ट से भी पहले अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट या फिर अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर को लगाना है, वहां पे प्रेशर ड्रेसिंग करनी है, साथ साथ में आइस पैक करना है। आइस पैक करने के अपने को क्या, आइस पैक क्यों करते हैं, ये आइस पैक करने की वजह से क्या होगा, एक तो टिश्यू डैमेज से क्या होगा, प्रिवेंशन होगा, टिश्यू डैमेज नहीं होगा। आपको पता है कि लाइक जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं तो उनको आइस में रखा जाता है ताकि टिश्यू डैमेज नहीं हो। तो आइस पैक कर दिया हमने। आइस पैक के साथ साथ में क्या होगा, ये क्या करेगा, स्वेलिंग को भी कम करता है, प्लस ये क्या करेगा, आइस क्या करेगा, पेन को भी कम करता है, ठीक है। नोसी आपने पढ़ा होगा, नोसिसेप्टर्स जो क्या करते हैं, पेन को सेंस करते हैं। तो आइस एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी वहां पे काम करेगा, तो यहाँ पे पेन को भी कम करेगा। तो अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेब्राइटमेंट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव मैगोट्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है।
ऐसा कौन सा डिब्राइटमेंट का टाइप है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। इंट्रोड्यूस करना मतलब अपन मिक्स करते हैं उस जगह पे, लाइक ये वुंड है, वुंड में हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कोई भी एक थिंग को। लाइव मेगोट्स, लाइव मेगोट्स के अंदर आप समझ सकते हैं क्या, लार्वा, ठीक है, जो भी लार्वाज होते हैं, ठीक है, तो इनको अपन क्या करते हैं, डिब्राइटमेंट के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है, इनटू द सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये डालते हैं ऑफ द वुंड फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग द नेक्रोटिक टिश्यू। अगर यहाँ पे सॉफ्ट वुंड के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू बन गया है तो इसके क्लीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, लाइव मेगोट्स को, लाइक लार्वाज को। तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये किस प्रकार का डिब्राइटमेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एम्स पूछता है, पीजीआई पूछता है, एसजीपीजीआई भी पूछता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है, ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट है ये, या फिर बायोलॉजिक डिब्राइटमेंट है, या फिर एंजाइमेटिक डिब्राइटमेंट है, या फिर मैकेनिकल डिब्राइटमेंट है। तो अपन आंसर पे जाने से पहले अपन थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, डिब्राइटमेंट। तो देखिए डिब्राइटमेंट क्या होता है, डिब्राइटमेंट क्या करते हैं, टू प्रमोट वुंड हीलिंग, ठीक है। डिब्राइटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो अपन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वुंड की हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, डिब्राइटमेंट। तो अब डिब्राइटमेंट होता कैसे है, ठीक है, डिब्राइटमेंट मीन्स जो डेड टिश्यू को वहां से हटाना और वुंड हीलिंग को आगे प्रमोट करना। तो देखिए डिब्राइटमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, तो ये भी कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप, ठीक है। सबसे पहला टाइप की बात कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया कौन सा, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल डिब्राइटमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, किसी फिजिकल फोर्स से, ठीक है, अपन अपने हैंड से ही वहां पे क्या कर रहे हैं अपन, जो नेक्रोटिक टिश्यूज वगैरह है उसको अपन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फिजिकल फोर्स से अगर आप कोई डिब्राइट कर रहे हो तो वो कौन सा हो गया, मैकेनिकल। ये इतना मेडिकली काम में नहीं लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सेप्टिक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड डिब्राइटमेंट पहले लेते थे, ये इसलिए इसको टाइप के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल, ठीक है, तो केमिकल या फिर कोई भी एंजाइम उस लोकलाइज जगह पे डाल दो ताकि वहां के नेक्रोटिक टिश्यू वहां से हट जाए, ठीक है, क्लीन हो जाए। तो ये हो गया हमारा केमिकल। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम में लेते हैं केमिकल अपना डिब्राइटमेंट के अंदर, ठीक है। और अपन का क्या ले सकते हैं, बीटाडीन का भी अपन काम में ले सकते हैं, हाइड्रोजन बीटाडीन का 1:10 रेशियो के अंदर अपन इसको मिक्स करके अपन यहाँ पे केमिकल अपन डिब्राइटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन के अंदर क्या, शार्प डिब्राइटमेंट। शार्प के अंदर क्या है, सीजर से और स्काल्पल जो ब्लेड्स होती है उनसे क्या कर रहे हैं, नेक्रोटिक टिश्यू को हटा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, फोर्थ वन कौन सा है, ऑटोलाइटिक। ऑटोलाइटिक में अपन ये सब किसके अंदर काम में आता है, प्रेशर अल्सर में, ठीक है, प्रेशर अल्सर्स वाली चीजों में ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में फिफ्थ वन कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल डिब्राइटमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल डिब्राइटमेंट में इसको क्या बोलते हैं, लाइव मेगोट्स जो भी है इसको वुंड के ऊपर डालते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मीन्स क्या हो गया, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को डिब्राइटमेंट के ऊपर डाला, क्यों, क्योंकि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड क्लीनिंग, ठीक है, अपन को नेक्रोटिक टिश्यू को क्लीन करना है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिक डिब्राइटमेंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, काफी इजी इजी क्वेश्चंस है, बट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आगे एग्जाम्स में आने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अपन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन यहीं पे करवा देंगे, जब तक आपका एम्स आएगा, नोट सेट आएगा, तब तक अपन बहुत सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे, सोल्व कर चुके होंगे, और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी आप जरूर आप उसको आप दे सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट अप कर सकते हो। आपको पता तो लगे एटलीस्ट आप कहाँ स्टैंड करते हो उस एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए टेस्ट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं अपन, द टूल विच यूज फॉर द रिस्क असेसमेंट फॉर प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की रिस्क को असेस करने के लिए कौन सा टूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्रेशर अल्सर की रिस्क को असेसमेंट करने के लिए कौन से टूल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, वाटरलो स्केल, वोंग बेकर स्केल, ब्रोसेट स्केल, या फिर रूल ऑफ 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ऐसा नहीं कि बस सिंपल क्वेश्चन है तो मतलब एग्जाम में क्या ही आएगा, आ सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पेपर बनता है। तो देखिए, द टूल विच यूज फॉर द रिस्क ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉर प्रेशर अल्सर, इसके लिए अपन कौन सा टूल काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके लिए अपन काम में लेते हैं क्या, वाटर लो स्केल, ठीक है। इसके लिए कौन सा काम में लेते हैं, वाटर लो स्केल।
इसी के साथ में देखो प्रेशर अल्सर के लिए और कौन-कौन से टूल्स हैं पता लगाने के लिए। एक हो गया हमारा वाटरलो, दूसरा कौन-सा होता है नॉर्टन स्केल एंड तीसरा कौन-सा होता है ब्राडन स्केल। ठीक है, ब्राडन स्केल, वाटरलो स्केल, नॉर्टन स्केल जब जो है सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है प्रेशर अल्सर के लिए। हो सकता है यहाँ पे ब्राडन स्केल दे दे वाटरलो स्केल की जगह। ठीक है, दूसरा आपसे ऑप्शन में क्या दिया गया है वोंग बेकर। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है पेन को असेस करने के लिए होता है वोंग बेकर। रूल ऑफ 9 ये किसमें होता है बर्न के एरियाज को असेस करने के लिए। ये किसमें होता है एडल्ट में। अगर यहाँ पे आपसे पूछे रूल ऑफ 5 भी बर्न में रहता है बट ये किसके अंदर रहता है चाइल्ड्स के अंदर। अगर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में और दिया गया ब्रोसेट, तो ये ब्रोसेट किसके लिए होती है ब्रोसेट स्केल किसके लिए होते हैं असेस करता है किसको कंफ्यूजन को कि कितना कंफ्यूज है पर्सन कोई भी। ठीक है, उसके लिए ब्रोसेट स्केल बनाई गई है तो आगे आ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा लॉस ऑफ ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन मसल्स इज सीन इन विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर की ऐसी स्टेज जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है लॉस हो गया है किसका सभी प्रकार के टिश्यू का। साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे बोन का भी लॉस हो रहा है मसल्स का भी यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेज होती है प्रेशर अल्सर की स्टेज 2 स्टेज 1 स्टेज 4 स्टेज 3। तो ये स्टेज होती है हमारी स्टेज 4th स्टेज। ठीक है, 4th स्टेज के अंदर क्या होता है आपने सारे टिश्यूज जो बोन के ऊपर के सारे टिश्यूज और मसल्स का यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाता है। कुछ अमाउंट में बोन का भी यहाँ पे लॉस होना शुरू होता है। तो ये होता है प्रेशर अल्सर की स्टेज में। तो देखिए थोड़ा प्रेशर अल्सर के बारे में पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखिए प्रेशर अल्सर होता क्या है तो प्रेशर अल्सर को ऑल्सो नोन एज डेक्यूबिटस अल्सर या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं बेड सोर। ठीक है, अब ये होता क्यों है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड। अगर अपनी जो बॉडी का ब्लड फ्लो है उस स्पेशल एरिया के अंदर वहां का ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है। दूसरा ये प्रोमिनेंट कहाँ रहता है ब्रोनी प्रोमिनेंट एरियाज के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लाइक पर्सन के अगर हेड पे कहाँ देखने को मिलेगा हेड के अंदर स्कार्प रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्रोनी प्रोमिनेंट कहाँ देखने को मिल सकता है यहाँ पे सेक्रम सुपाइन पोजिशन में सो रहा है तो एल्बो। ठीक है, हील्स। तो ये बोनी प्रोमिनेंट मींस बोन के ऊपर जो स्किन रहती है वहां पे मोस्ट कॉमन प्रेशर अल्सर्स डेक्यूबिटस अल्सर या फिर बेड सोर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और क्या क्या देखने को मिलता है अगर जो पेशेंट है वो उसकी मोटिलिटी डिक्रीज है साथ साथ में क्या है माल नरिश्ड है डिक्रीज क्या है उसमें प्रोटीन है ये सब चीजें जो डिक्रीज होती है। साथ साथ में जो पेशेंट को क्या हो सकता है डायबिटिक मेलिटस की कंडीशन भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रेशर अल्सर कोज करवाती है। ठीक है, डिक्रीज मोबिलिटी और बेड रिडन वाले पेशेंट हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है प्रेशर अल्सर होने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्रेशर अल्सर का फ्रिक्शन। जब पेशेंट का मूवमेंट अपन करवाते हैं तो हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से स्किन का डिसइंटेक्शन हो जाता तो ये क्या होता है प्रेशर अल्सर वहाँ पे अपन कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी स्टेज की। स्टेज से क्वेश्चन बनता है स्टेज के बारे में बता के आपसे पूछते हैं स्टेज कौन से जैसा ये क्वेश्चन है। देखिए स्टेज अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है इंटेक्ट रहती है स्किन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होती है स्किन इंटेक्ट रहती है। स्किन कैसी हो जाएगी रेड हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे इरिथीमा बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कहाँ तक रहता है एपिडर्मिस तक रहता है बट यहाँ पे स्किन कैसी रहती है इंटेक्ट रहती है स्किन का यहाँ पे डैमेज नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में स्टेज सेकंड इसको अपन क्या बोलते हैं पार्शियली पार्शियली थिकनेस। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया पार्शियली थिकनेस। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है एपिडर्मिस तो हो जाती है डिस्टर्ब साथ साथ में यहाँ पे डर्मिस भी कुछ मात्रा के अंदर डर्मिस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पे जो वुंड का कलर है वो कैसा हो जाता है रेड हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इससे क्या क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है क्या ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होते हैं तो ये कौन से स्टेज में होता है स्टेज 2 के अंदर ब्लिस्टर होगा। साथ साथ में इसके अंदर कैसे हो जाएंगे सीरस फ्लूइड भी यहाँ पे अपने को जमा देखने को मिलता है। तो ब्लिस्टर एंड सीरस फ्लूइड किसमें देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज के अंदर। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का नो स्किन स्लग ऑफ। ठीक है, किसी भी प्रकार का स्किन का स्लग ऑफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में स्टेज थर्ड कौन सी हो जाती है हमारी
फुल थिकनेस। तो फुल थिकनेस के अंदर अब क्या देखने को मिलता है, सब देखिए एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस हो गई, यहाँ पे सब क्यूटेनियस फैट का भी यहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या देखने को मिलता है, स्किन का यहाँ पे स्लगिश स्किन शुरू हो जाती है, ठीक है। स्किन का स्लग ऑफ यहाँ पे स्टार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ वन, तो ये कौन सी होती है, डीप, ठीक है। ये कौन सी होती है, डीप थिकनेस वाली। इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस तो गई, प्लस डर्मिस भी गई, प्लस यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट भी यहाँ पे चली जाती है, प्लस यहाँ पे मसल्स भी चली जाती है और बोन्स वगैरह ये सब चीज विजिबल हो जाती है। तो ये कौन सी स्टेज होगी, स्टेज 4। अपना आंसर भी क्या, स्टेज 4, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ स्टेज कौन सी होती है, अनस्टेबल स्टेज। तो इसके अंदर अपन वुंड वगैरह है वो अनस्टेबल हो जाता है, अपन ट्रीट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है, तो ये स्टेज होती है अनस्टेबल, ठीक है। तो ये कुछ प्रेशर अल्सर है, तो इसके लिए अपन ये ब्रेडन स्केल वगैरह ये सब काम में लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, हाउ फ्रिक्वेंटली द नर्स नीड टू चेंज द पोजीशन फॉर द बेड रिडन क्लाइंट, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है, बट कितने टाइम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पूछा हुआ है, आने की संभावना है, आगे भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि यही नर्स के काम होते हैं कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए, ऐसे क्यों बहुत सारे काम होते हैं, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, एवरी 30 मिनट से हमें पोजीशन चेंज करनी है, या फिर एवरी 1 आवर से, या फिर एवरी 2 आवर से, या फिर एवरी 6 आवर से। तो कितने टाइम से जो है वो हमें बेड रिडन क्लाइंट की पोजीशन चेंज करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एवरी 2 आवर से हमें क्या करना होता है, बेड रिडन क्लाइंट की यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। इसी के साथ ही अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। एमसीक्यू हमने काफी सोल्व किए हैं और अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किए हैं, और आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और हम वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि कल मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो क्लास को कंप्लीट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है एसजीपीजीआई की, जो कि काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेगी एसजीपीजीआई के एग्जाम के अंदर, ठीक है। अभी एग्जाम है, नेक्स्ट मार्च के अंदर भी इसकी सेकेंड वैकेंसी आ चुकी है, तो वहाँ तक जो है अपन ये एसजीपीजीआई का जो सेशन चलाते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उसके अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिले, जैसा कि आरएमएल में देखने को मिला, जिपमेर में भी देखने को मिला, उत्तराखंड सीएचओ में भी हमने क्लासेस ली थी, उसके अंदर भी क्वेश्चंस काफी देखने को मिले। तो हम श्योर है कि इसके अंदर भी ऐसे टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स हम ऐसे चूज करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम्स के अंदर उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।